नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज और एकेडमिक काउंसलर, इग्नू, लखनऊ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से BH-DLA 138 के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम है वो विविध विधाएं, हिंदी साहित्य और विविध विधाओं के रूप में जाना जाता है। विविध विधाओं का ये जो पाठ्यक्रम है आपका वो बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये प्रयास किया गया है कि साहित्य से संबंधित जितनी विधाएं हैं उनसे हमारे विद्यार्थी परिचित हो सकें। उदाहरण के तौर पर कि हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी की पूछ की रात कहानी को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। पिछले व्याख्यान में हमने पूछ की रात कहानी का जो कथा वस्तु है उस पर चर्चा की थी। कहानी की पृष्ठभूमि के साथ साथ किस प्रकार कहानी मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने में समर्थ होती है, कितनी मौलिक रूप में वो कहानी हमारे सामने प्रकट होती है, साथ ही साथ वो किस तरह एक कालजयी रचना के रूप में अभी भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण कहानी के रूप में देखी जाती है। इसी क्रम में व्यंग हुआ, निबंध, आत्मकथा इत्यादि विधाओं को कुल 6 इकाइयों के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। हिंदी साहित्य और विविध विधाएं पाठ्यक्रम को मुख्यतः 12 इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें पहले व्याख्यान में हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य में जो कहानी का प्रारंभ है, मुंशी प्रेमचंद के पूर्व कहानी की स्थिति क्या थी और मुंशी प्रेमचंद युगीन कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूछ की रात का क्या स्थान है, पूछ की रात कहानी हमारे लिए इतनी महत्व क्यों रखती है, इत्यादि बिंदुओं पर हमने बात की थी। आज के इस व्याख्यान में हमारा मुख्य विषय रहेगा व्यंग्य। व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में हम सभी जाने माने नाम से परिचित हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में हम व्यंग्य का एक ऐसा रूप देखते हैं जो इसके पूर्व हमें हिंदी साहित्य में नहीं दृष्टिगत होता है। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी, उनका जीवन पर यदि हम दृष्टिपात करें तो शायद उनके व्यंग्य को समझने में हमें आसानी होगी, काफ़ी सहूलियत होगी। 22 अगस्त 1924 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, और वहाँ के ज़मानी नामक गांव में जीवन यापन करते हुए उन्होंने आगे की जो पढ़ाई थी वो बड़े मुश्किल से उन्होंने पूरी की। पिताजी का आकस्मिक निधन होता है, असाध्य बीमारी के चलते वो उनके निधन होने के बाद वो काफ़ी आर्थिक संकट से गुजरते हैं। जीवन को बहुत निकट से देखने का उन्हें मौका मिलता है। जीवन की विषमताओं से वो दो चार होते हैं और छोटी-छोटी आर्थिक समस्याओं से किस प्रकार वो परेशान होते हैं, किस प्रकार उनसे जूझते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, इन सब बातों का उनके जीवन पर, उनके विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उनको बचपन से ही निभाने का दायित्व मिल जाता है और इसी क्रम में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में MA में एडमिशन लिया और वहाँ से शिक्षण में डिप्लोमा किया। फिर उन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की और नौकरी के साथ साथ उनका जो लेखन कार्य था, अध्यापन कार्य था, वो भी चल रहा था और यही कारण है कि 1957 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और परिवार में उनके उस समय भाई बहन भांजे इत्यादि बहुत सीमित परिवार था, किंतु अभावग्रस्तता इस कोटि की थी कि उन्हें अनवरत इससे जूझना पड़ता था और उन्होंने जीवन में विवाह भी नहीं किया। 1995 में 71 वर्ष की आयु में हरिशंकर परसाई जी का निधन हो जाता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उनका संपूर्ण जीवन था वो बहुत ही संघर्ष भरा था और उनके जीवन पर्यंत उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया और उसी स्वतंत्र लेखन के भरोसे आधार पर ही उन्होंने जीवन यापन किया। अपने अभावग्रस्त जीवन के जो कटु यथार्थ है, उनके अनुभवों को उन्होंने अपनी लेखनी का हिस्सा बनाया। वामपंथी रुझान यद्यपि उनका शुरू से ही था, भारतीय सामाजिक विषमता की उनकी समझ अत्यंत गहरी थी,
और भारतीय समाज के उज्जवल भविष्य की कामना वो सदैव करते थे। और यही कारण है कि जब हम उनके निबंधों को पढ़ते हैं, उनके उनमें निहित व्यंग को देखते हैं, तो इतना सटीक और सार्थक व्यंग परसाई जी कर जाते हैं कि पाठक पढ़ करके उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता है। समूची भ्रष्ट भारतीय व्यवस्था पर तीखा प्रहार करता है उनका लेखन। अपने जीवन आदर्शों के मूल्य पर उन्होंने किसी भी तरह के का कोई समझौता जीवन भर नहीं किया। यह सब कुछ उनके निबंधों में हम गहराई से महसूस कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके व्यंग्य के विषय में, जो ध्यान देने की बात है, वह यह है कि हरिशंकर परसाई बहुत कुछ लिखने के बावजूद भी निबंधकार, कथा कहानीकार, आलोचक के रूप से में अधिक नहीं प्रसिद्ध हैं। वो एक व्यंग्यकार के रूप में ही जाने जाते हैं। वैसे व्यंग्य को साहित्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं को शिल्पगत माध्यम से स्वीकृति मिली हुई है। वहीं पर हम देखते हैं कि भारतेंदु, कबीरदास, निराला, नागार्जुन की जो व्यंग्य परंपरा है, उसी परंपरा को कहीं न कहीं हरिशंकर परसाई जी आगे बढ़ाते हैं, संपूर्ण विस्तार के साथ नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। आसपास के दूषित और विषमताग्रस्त भ्रष्ट सामाजिक वातावरण से भिन्न और असंतुष्ट साहित्यकार व्यंग्य के प्रयोग के लिए विवश हो जाता है। ये विवशता हमें हरिशंकर परसाई जी के निबंधों में महसूस होती है, अनुभव होता है। और इन सभी व्यंग्यकारों का जो मुख्य उद्देश्य है, वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विकृतियों का पर्दाफाश करना और साथ ही साथ पाठक की परिवर्तनकामी जो चेतना है, उसे जागृत करना, उसे सामाजिक परिवर्तन के लिए कटिबद्ध करना, तैयार करना भी उस पे निहित होता है। हर व्यंग्यकार केवल व्यंग्य करके और समाज की विरूपताओं को पाठकों के सामने लाना उसका लक्ष्य नहीं होता है। उसका जो मूल्य लक्ष्य होता है, वो है कि कहीं न कहीं पाठक इसे पढ़ करके इससे कोई न कोई शिक्षा ले, इससे प्रेरित हो और समाज में जो उस रूप में विद्यमान विरूपताएँ हैं, जो अव्यवस्थाएँ या विषमताएँ हैं, उनका समाधान करे, उनके समाधान के लिए प्रयास करे। तो हर सृजनात्मकता का मुख्य जो उद्देश्य होता है, वो यही है कि उसे पढ़ कर के पाठक को, समाज को और उस उस उसे पढ़ कर के हर उस व्यक्ति को प्रेरणा मिल सके, जिससे समाज को एक नई दिशा और दिशा मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य का क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत व्यापक है। वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनीति, धर्म और उसके ढोंग भरे कर्मकांड, इसके अलावा प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं तो लेखन की आवश्यकता पड़ती है। और निश्चित रूप से हरिशंकर परसाई जी ने समाज के उन विभिन्न क्षेत्रों में निहित भ्रष्टाचार या विरूपताओं को अपने व्यंग्य का विषय बनाया है। उन्होंने अपने व्यंग्य वाणों की सीमा में उन्हें कैद करना चाहा है। हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, तिरछी रेखाएं, पाखंड का अध्यात्म, सुनो भाई साधो आदि हरिशंकर परसाई जी की उत्कृष्ट व्यंग्य रचनाएं हैं, जिनको पढ़ने के बाद हम समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की विषमताओं को गहराई से अनुभव कर सकते हैं। उनकी समस्त रचनाओं को वर्तमान में परसाई रचनावली के 6 खंडों के रूप में प्रकाशित किया गया है। ये सभी व्यंग्य बहुत ही चर्चित हैं और पठनीय हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ही नहीं अपितु हम देखें कि भारत की बहुत सारी भाषाओं में व्यंग्यकार हुए हैं, बहुत सारी भाषाओं में व्यंग्य लिखे गए हैं, लेकिन व्यंग्य को जिस गहराई से, जिस मानवीय संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ मनुष्य और समाज के हित में परसाई जी ने उसे प्रयुक्त किया है, वो उसका वो रूप विश्व के अन्यान्य साहित्यों में दुर्लभ रूप में ही प्राप्त होता है। वह विरल ही है। परसाई में व्यंग्य के सभी तेवर दिखाई देते हैं। व्यंग्य का वह सारा रूप उनके व्यंग्य में निहित है। अपने व्यंग्य बाणों से कभी वह प्रतिपक्षी की धज्जियां उड़ाते हैं, तो कभी चिकोटी काट कर रह जाते हैं, कभी रस लेते हैं
और उसके झूठे और ढोंग को उजागर करते हैं। तो कभी उनका मखौल उड़ाते हैं, उन पर हँसी करते हैं, कभी चुटकी लेते हैं, कभी मीठी मीठी छुरी से रेतते हैं, तो कभी उसे सरेआम नंगा कर देते हैं। ये तमाम रूप उनके व्यंग में हमें दिखाई देता है। यानी कि किसी एक धारा में एक रूपता के साथ वो व्यंग लेखन नहीं करते हैं, और यही किसी रचनाकार को एक बड़ा रचनाकार बनाता है कि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको एक नया रूप देता है। इसके पीछे साधारण जन का दुख दर्द और उसकी यातना ही लेते हुए तथाकथित वैष्णव के ढोंग और छद्म को परसाई जी अपने व्यंग्य के माध्यम से उद्घाटित करते हैं, उसे व्यक्त करते हैं। निबंध का मूल पाठ, यदि हम उनके मूल पाठकों का वाचन करें और उनको देखें, तो हमें उनके व्यंग्य की जो मूल धार है वो निश्चित रूप से दिखाई देगी उनके निबंधों में। और वैष्णव करोड़पति हैं। उनका उनका कथन है कि एक जगह परसाई जी लिखते हैं कि वैष्णव करोड़पति हैं, भगवान विष्णु का मंदिर जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज लेते हैं, वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी, तकिएदारी, तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। अब देखिए, धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। कितना सरल शब्दों में उन्होंने कितना बड़ा व्यंग्य किया है कि वो सीधे जो पाठक है उसके ज़हन में उतर जाता है उनका ये कथन कि धर्म धंधे से जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद वो ऐसे लगता है कि इसी को योग कहते हैं। और योग को उन्होंने किस तरह से धुन व्यंजनात्मक रूप में व्यक्त किया है, यह देखने वाली बात है। कर्ज लेने वाले आते हैं, विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं, कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं। दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने भगवान विष्णु वल्द नामालूम को ऐसा जो कहा, इत्यादि कहने की जो शैली है परसाई जी की, वो बड़ी अद्वितीय है, बड़ी अनुपम है। वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता नाम की तलाश में हैं, पर वह मिल नहीं रहा है। मिल जाए तो वल्दियत ठीक हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके जो निबंधों में एक व्यंग्य की जो धार है बहुत पैनी है, और जिसका प्रभाव इतना अधिक है कि पाठक उसको किसी कहानी की तरह दिलचस्पी लेकर के पढ़ता है। और यही एक व्यंग्यकार की सबसे बड़ी सफलता है कि जब उसके व्यंग्य को पढ़ते हुए पाठक बोझिल नहीं महसूस करता है, अपितु वो कहानियाँ उपन्यास की भांति उसे आद्योपांत पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है, और वो पूरा एक ही बार, 2 ही बार में उसे पढ़ लेता है। वैष्णव के नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया है, कई एजेंसियां ले रखी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लग जाते हैं, मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी नागा नहीं करते। यानी कि अब यहाँ पर परसाई जी व्यंग्य के माध्यम से धर्म के नाम पर जो तमाम तरह का कर्मकांड और तमाम तरह का दिखावा किया जाता है, उसको कितना बारीकी से वो उधेड़ते हैं, कितना बारीकी से उसे उजागर करते हैं, या देखने की बात है। वे लिखते हैं कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं, 1 नंबरी होते तो ऐसा नहीं करने देते। वैष्णव सोचता है, अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए? बढ़ता ही जाता है, प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा धन 2 नंबर का इकट्ठा हुआ है। अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए। मैं इसका क्या करूं? प्रभु कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आती है, अधम माया जोड़ी है, तो माया के उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। प्रभु ने वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवा लिया। बहुत सारे कमरे, बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े खूबसूरत कमरे बनवाए, नीचे लॉन्ड्री बनवाई, नाई की दुकान उसमें शिफ्ट कर दी, टैक्सियाँ उसके लिए लगवा दी, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। तो इस प्रकार से परसाई जी अपने व्यंग्यों के माध्यम से कैसे अ,
ईश्वर और भक्त के बीच में एक संवाद दिखाते हैं और उस संवाद के माध्यम से कैसे एक व्यक्ति ईश्वर को भी छलने में बाज नहीं आता है और वो जो भी उसे अधर्म के माध्यम से कमाया गया पैसा उसके पास आता है, वह उसे कहीं न कहीं ईश्वर को ही न्यौछावर करते हुए अपने मन को भुलावा देता है कि या जो कुछ भी उसके पास आ रहा है, वो ईश्वर की इच्छा है। वो जिस रूप में भी आ रहा है, सब ईश्वर ही उसे प्रदान कर रहे हैं और ईश्वर उसे रास्ता दिखा रहे हैं कि वो इन पैसों से एक होटल खोल दे। इन पैसों से वो होटल खोलकर लोगों को दान पुण्य के दिखावे के रूप में वो भोजन कराए। तो इस तरह से मनुष्य ईश्वर को भी बेवकूफ़ बनाने से नहीं चूकता है और परसाई जी बड़ी ही चतुरता और व्यंग्य से अपनी लेखनी में अपनी बात को व्यक्त करते हैं और वो दिखाते हैं कि कैसे एक भक्त अ, ईश्वर को भी छलने से बाज नहीं आता है और वो लगातार अ, प्रतिदिन वो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को छलता है। और आगे इसी निबंध में परसाई जी कहते हैं, ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर का होता, पास का चाहिए, गर्म माल कमरे में। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की सेवा में गया, प्रार्थना किया, कृपा निधान, ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान। मैं तो इस पाप की खान से जहां तक बनता है दूर रहता हूं, अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, या तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और पुण्य है, चलने दे। वैष्णव ने बियरों से कहा, चुपचाप इंतजाम किया कर दिया करो, जरा पुलिस से बचकर 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा है, इधर यह भी चल रहा है, वैष्णव धर्म को धंधों से खूब जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परसाई जी किस प्रकार को धर्म को बढ़ाने में, धर्म का दुरुपयोग करने में कैसे वो उसे उद्घाटित करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस निबंध को पढ़कर हमें यह निश्चित रूप से समझ में आ जाता है कि आरंभ से अंत तक एक करोड़पति ढोंगी वैष्णव भगवान विष्णु का जो भक्त है, वो लगातार अधःपतन का व्यंग मित्र चित्र प्रस्तुत करता है। करोड़पति वैष्णव ने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाकर अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी है। कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए सूदखोरी से लेकर कालाबाजारी के सारे काम उन्हीं के नाम पर वो करता है। वैष्णव नियमित रूप से 2 घंटे विष्णु भगवान की पूजा करता है। पूजा के बाद मसनद लगे गद्दीदार बिस्तरे वाली बैठक में आसन लगाकर वह धर्म से धंधे को जोड़ता है, साधना करता है। धर्म से धंधे को जोड़ने को वह योग कहता है। संज्ञा देता है, लेखक ने धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार करने वाले व्यवसायियों पर करारा व्यंग्य किया है। वैष्णव के पास जब कर्ज लेने वाले आते हैं तो वह भगवान विष्णु का मुनीम बन जाता है। कर्ज लेने वाले से खाते में दर्ज करवा जाता है। दस्तावेज लिख दी, रामलाल वल्द श्यामलाल ने विष्णु वल्द नामालूम को। विष्णु भगवान की वल्दियत इसलिए नहीं दर्ज की जाती क्योंकि उनके पिता का नाम मालूम नहीं है। मालूम होने पर ही वल्दियत ठीक होती है। इस कथन के पीछे भी धार्मिक पाखंड का एक गहरा व्यंग छिपा हुआ है, जिसे परसाई जी उजागर करते हैं। अपनी काली करतूत के कारण जो वैष्णव है उसके पास पैसा अत्यधिक इकट्ठा हो जाता है। इन पैसों से वह कई एजेंसियां लेकर बहुत बड़ा अड़ाती यानी कि स्टॉकिस्ट बन जाता है। माल दबाकर मनमानी चोर बाजारी को वह प्रभु की कृपा मानता है। यानी कि जितने भी अन्याय के माध्यम से उसके पास धन आता है, उन सब के लिए वह उसका सारा श्रेय वो अपने ईश्वर को दे करके और उससे स्वयं मुक्त हो जाता है, पाप के उस भार से अपने को अलग कर लेता है। इस टिप्पणी करते हुए लेखक इसके माध्यम से कहीं न कहीं प्रभु भी 2 नंबरी बन गए हैं, बताते हैं। नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 का बनाने के लिए वैष्णव प्रभु से प्रार्थना करता है। अब मैं इसका क्या करूं प्रभु, आप ही कोई रास्ता निकालो। प्रभु कष्ट हरो सबका। और ये जो भगवान की आराधना का जो गीत है, उसको किस प्रकार से परसाई जी ने अपने व्यंग्य के अंतिम में उस ढोंगी भक्त या वैष्णव
के माध्यम से व्यक्त करते हैं, प्रभु कष्ट हरो सबका। यानी कि सर्वार्थ कल्याण की कामना करने की चतुराई करते हुए किस प्रकार वह केवल अपना हित और स्वार्थ सिद्ध करता है। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से अक्सर आवाज उठती है कि अधम माया जोड़ी है, तो माया का उपयोग भी सीख, तू एक बड़ा होटल खोल ले। तो वैष्णव इसे प्रभु का आदेश मानकर एक शानदार होटल बनवा लेता है। आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण सुंदर कमरे, बाथरूम और नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियों की व्यवस्था के साथ ही बाहर खूबसूरत लंबे चौड़े लॉन से होटल की शान से कई गुना उसमें वृद्धि हो जाती है। अपनी तथाकथित धार्मिक प्रकृति के कारण वैष्णव होटल में विशुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होती है, जिसमें शुद्ध घी की सब्जी, दाल, फल, रायता, पापड़ आदि सम्मिलित होती है। होटल का नाम चल पड़ता है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारी, ऊंचे दर्जे के सरकारी अधिकारी, बड़े-बड़े सेठ महाजन उसमें आने लगते हैं, उसमें भोजन करते हैं। 30 रुपए प्रति कमरे किराया, खान-पान की व्यवस्था की आमदनी से वैष्णव बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन होटल में ठहरने वाले कुछ बड़े लोग अब भी असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कार्यकारी अधिकारी तैश में आकर वैष्णव को फटकारता है, इतने महंगे होटल में क्या हम घास पात खाने के लिए ठहरते हैं? यहाँ नॉन वेज की व्यवस्था क्यों नहीं है? वैष्णव के सामने धर्म संकट उपस्थित हो जाता है। इस संकट से भक्ति के लिए वह प्रभु विष्णु के चरणों में लेट कर प्रार्थना करता है, यह होटल बैठ जाएगा प्रभु, ठहरने वालों को यहाँ बड़ी तकलीफ होती है। वह शुद्ध वैष्णव भोजन की जगह मांस मांगते हैं। मैं क्या करूं प्रभु? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से फिर सधी हुई आवाज आती है, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? उनका प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेड़े कहिए, जे पीर पर आई जाने रे। तू होटल में रहने वाले की पीड़ा पीड़ा समझ, उसे दूर कर, उसका दूर करने का प्रयास कर, और इसी में तेरा कल्याण है। यानी कि सबका हित करना ही तेरा धर्म है। यदि कोई इसके लिए वैष्णव धर्म क्या होता? प्रभु के आदेश से वैष्णव ने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली आदि की व्यवस्था करा दी। ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन एक दिन फिर उसी कार्यकारी अधिकारी ने शिकायत की कि मांस की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन उसके पचने का भी इंतजाम होना चाहिए। वैष्णव द्वारा लवण भास्कर चूर्ण के इंतजाम की बात सुनकर कार्यकारी अधिकारी ने माथा ठोक लिया। उसकी ना समझी पर तरस खाते हुए कहा, मेरा मतलब शराब से है, यहाँ बार खोलिए। यह सुनकर वैष्णव सन्न रह गया। यह दूसरा गंभीर संकट था उसके सामने, धर्म का। वैष्णव ने प्रभु के चरणों में गुहार की कि आपके चरणामृत की जगह मैं मदिरा कैसे पिला सकता हूँ? बोलिए प्रभु। उसकी शुद्ध आत्मा से पुनः आवाज आई, मूर्ख, तू क्या होटल बिठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव कहाँ से भंग होता है? सामदेव के 63 श्लोक का वह उदाहरण भी देता है कि मदिरा की स्तुति का उसमें वर्णन किया गया है। मदिरा का पान तो देवता भी करते थे, तो तुझे दूसरों को पान कराने में इसमें क्या पाप है? तुझे धर्म की समझ नहीं है तनिक भी। धर्मात्मा वैष्णव की समझ में आ गया। होटल में बार खोल दिया गया। होटल को ठाट से चलते देख वैष्णव बहुत खुश हो गए। होटल व्यवस्था केवल बार तक ही सीमित नहीं रहती है। फिर मरे हुए गोश्त की जगह जिंदा गोश्त, कैबरे की बात उठी, उसमें औरतों का नग्न नृत्य, यानी कि पाप के जितने भी रूप हो सकते हैं सब उस होटल में, वो भी धर्म के नाम पर भगवान की भेंट की रूप में हमें दिखाई देने लगता है। हम देखते हैं कि कितनी खूबी के साथ व्यंग्यकार ने वैष्णव धर्म के धंधे से अच्छी तरह से अपने योग साधना का परिचय कराया है, एक तीखा व्यंग्य किया है। किस प्रकार अंत तक व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में वैष्णव धर्म के धार्मिक ढोंग और प्रपंच का रस लेते हुए उसका भंडाफोड़ किया है। तो परसाई जी के व्यंग्यों की खास बात यही है कि वो बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही सरल और शुद्ध सरल भाषा में वो अपने व्यंग्य को आ, आ, व्यक्त करते हैं और पाठक को उनके व्यंग्य झकझोर देते हैं। हमें उन व्यंग्य में देखने को मिलता है कि परसाई जी का जो व्यंग्य की प्रयोग की दशा है, दोनों का संकेत कितना सार्थक है। राजनीतिक जोड़ तोड़ हो या साहित्यिक जोड़ तोड़,
प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यावसायिक औद्योगिक लूट हो, सर्वत्र उनके व्यंग का एक कारगर हथियार के रूप में हमारे सामने आता है उनका व्यंग। इसीलिए साहित्य के क्षेत्र में वह हास्य की विधा की बनी हुई विधा को मूलधारा से जोड़ देते हैं। कबीर, भारतेंदु निराला, नागार्जुन से लेकर परसाई तक की एक व्यंग की स्वस्थ परंपरा उसे हास्य से उठाकर मुख्य प्रमुख साहित्यिक विचारधारा के रूप में हमारे सामने लाते हैं। वैष्णव की फिसलन संग्रह की जो अंतिम पंक्तियों में कबीर का गौरवगान करते हुए परसाई जी ने लिखा है कि कबीर जिसने अपनी जमीन तोड़ी, भाषा तोड़ा, नई ताकतवर भाषा गढ़ी, सड़ी गली मान्यता को आग लगाई, जाति और धर्म के भेद को जिन्होंने लात मारी, सारे पाखंड का जिन्होंने पर्दाफाश किया, जो पलीता लेकर कुसंस्कारों को जलाने के लिए घुमा करता था, वह योद्धा कवि था कबीर। वस्तुतः हम देखते हैं कि परसाई भी उसी तरह के योद्धा साहित्यकार रहे हैं। शोषित, दलित और उत्पीड़ित वर्ग का पक्ष लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त उच्च शोषक वर्ग के विरुद्ध उन्होंने कठोर संघर्ष किया। उनके व्यंग ने कभी भी समाज के उच्च वर्ग को नहीं बख्शा। उनके व्यंगों ने कभी भी समाज में भेद करके नहीं देखा। सदैव उन्होंने जो कुछ भी बुरा देखा, जो कुछ भी लोगों के साथ अन्यायपूर्ण होते हुए देखा, उस पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। उसी तरह से जैसे कबीर अपने समय में अपनी कविताओं, दोहों के माध्यम से करते थे, ठीक उसी तरह से व्यंग विधा के माध्यम से परसाई जी ने जोरदार प्रहार किया और तीखा व्यंग किया। जरा भी उन्होंने संकोच नहीं किया, कोई मुरव्वत नहीं की और अपनी प्रखर भाषा शैली में उन्होंने व्यंग को तीखे रूप में व्यक्त किया। निर्धारित व्यंग जो हमारे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में है, उसमें समाज व्यापी विकृति के एक पक्ष, धर्म और धंधे को विषय बनाकर किस प्रकार उन्होंने लोभ और लाभ की प्रवृत्ति से संचालित व्यवस्था को उजागर किया है, देखने योग्य है। वास्तविकता का पर्दाफाश करने के साथ ही साथ परसाई जी ने धर्म की असामाजिक भूमिका पर भी कटाक्ष किया है कि धर्म किस प्रकार से समाज के हितार्थ सबसे बड़ी एक व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को किस प्रकार से कुछ एक लोग अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं, कैसे ईश्वर को भी नहीं बख्शते हैं और अपने पाप का सारा श्रेय कहीं न कहीं ईश्वर से जोड़ करके उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं और बड़े शान से वो पाप की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। इस प्रकार इस निबंध में यदि हम देखें कि जो इसमें चरित्र हैं, जो जिस तरह से उन्होंने चरित्र का गढ़न किया है, अंतर्वस्तु को समझने में आप उसकी पर्याप्त हमें सहायता मिलती है। इस निबंध से करुणपति वैष्णव मात्र व्यक्ति ना होकर एक अच्छे खासे व्यवसायी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वो पूरे उस व्यावसायिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक समाज का सबसे बड़ा वर्ग और धनी वर्ग के रूप में स्थापित हो गया है और जो धर्म को धंधे के रूप में लगातार बढ़ावा देता चल रहा है। उसी के क्रियाकलाप से निबंध का आरंभ और अंत परसाई जी करते हैं। धर्म का सहारा लेकर विभिन्न हथकंडों से धन एकत्र कर वह एक बड़े होटल का निर्माण किस प्रकार कर लेता है, एक बहुत ही रोचक व्यंग्य चित्र के रूप में हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं परसाई जी। इस प्रक्रिया में तथाकथित धर्म और उसके प्रमुख आधार विष्णु भगवान का भी सांकेतिक ढंग से मखौल उड़ाया गया है। वह स्वयं कर्ज देते हैं, ब्याज देते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, क्योंकि वैष्णव धूर्त व्यवसायियों का जो प्रतिनिधि है, उसका संकेत है, तो उनका मुनीम मात्र बन जाता है। इस तरह की मान्यता व्यवसायियों की क्रूरता को उजागर करता है। होटल के विकास विस्तार से उपभोक्तावाद का और मांग तथा पूर्ति के अमानवीय बाजार नियत की जो क्रूरता है, उसको व्यक्त करता है। धर्म और शुद्ध आत्मा के झीने पर्दे से ढकने का जो प्रयास किया जाता है, वैष्णव अपनी आत्मा की मलिनता को किस हद तक मलिन कर लेता है, उसे व्यंग्यकार ने बहुत बारीकी से उजागर किया है। क्योंकि वह झीना पर्दा व्यंग्यकार की तीखी नजरों से नहीं छिप सकता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था का दम भरने वाला वैष्णव लाभ की भावना से प्रेरित होकर कैसे क्रमशः मांस, मदिरा, कैबरे और अंत में औरत के शरीर के धंधे में उतर जाता है, इसे
परसाई जी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त किया है। यहाँ सब कुछ उसकी तथाकथित शुद्ध अंतरात्मा के माध्यम से ही कराता हुआ दिखाया गया है। अर्थात भगवान विष्णु के आदेश से धार्मिक कर्म के रूप में होता है, किंतु वो जो धार्मिक तथाकथित कर्म है, वो कितना पाप युक्त कर्म बन जाता है, इसे देख कर के पाठक के मन में एक आक्रोश भर जाता है और समाज की उस विरूपता के प्रति वह स्वयं भी आक्रोशित होकर प्रहार करने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। कहने का आशय यह है कि ऐसे लोगों की जो शुद्ध आत्मा है, अंतरात्मा है, भगवान की लीला या भगवान की मर्जी आदि का ढोंग पीट कर अपने कुकृत्यों को भी गौरवान्वित करने की भी सीमाओं को पार कर जाता है। लोभ, लाभ के वशीभूत ऐसे लोग बुरे से बुरे कार्य करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। पश्चाताप के लिए प्रेरित ना होकर अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करने में अनगिनत तर्क और कुतर्क करते जाते हैं। इसे ही निबंध की मूल अंतर्वस्तु या कथ्य हम कह सकते हैं, जो वैष्णव के चरित्र के माध्यम से परसाई जी ने प्रस्तुत किया है। लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हम अगर उनके व्यंग्यकारों में देखें तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। निबंधकार के रूप में परसाई जी ने अपनी रचनाओं में, विशेषकर व्यंग्यात्मक निबंधों में, साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक अवकाश रहता है उसमें। हरशंकर परसाई जी के संदर्भ में यह बात और मुखर होकर हमारे सामने आती है। उनकी अधिकांश व्यंग्यात्मक रचनाएं एक साहित्यिक विधा की पूर्व निर्धारित सीमाओं में बंधी हुई नहीं रहती हैं। वो उन सीमाओं का अनवरत अतिक्रमण करती हैं, जिन सीमाओं में रह करके लेखक कहीं न कहीं अपनी बात को उस गंभीरता और प्रखरता के साथ नहीं व्यक्त कर पाता है, जिस रूप में उसे करना चाहिए होता है। परसाई जी ने कभी भी अपनी उन सीमाओं में बंध कर अपने लेखन को गति नहीं दी, अपितु उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए स्वयं अपनी एक सीमा बना ली। अपने व्यंग्य की रचनाओं में हम देखते हैं कि उनके निबंध से कहानी की सीमा में उनके निबंध पहुंच जाते हैं। मतलब पाठकों को उनके निबंधों को, व्यंग्य निबंधों को पढ़ते हुए भी ऐसा लगेगा कि वे किसी एक कहानी को इन निबंधों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो कभी उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक टिप्पणी का आभास कराने का भी वो प्रयास करते हैं अपने निबंधों में, और हमें बाखूबी इन विविध चित्रों से भी उनके निबंधों की अभिव्यक्ति की वही व्यंग्यात्मक शैली हमें दिखाई देती है। फलस्वरूप किसी भी चुने हुए विषय पर वो विषय का परिचय, विषय की व्याख्या या उसका तथ्यात्मक लेखा-जोखा ना दे करके व्यंग्य के सहारे अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का ही अधिक विस्तार करते हैं। ये परसाई जी के व्यंग्यों की एक विशेष विशेषता है कि वे विषय का परिचय देने में या उसको अधिक समझाने में अपना समय जाया नहीं करते हैं, अपने शब्द निरर्थक प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु वो सीधे अपनी विषय पर आ जाते हैं और उन्हें समाज में जहाँ चोट पहुँचाकर, जहाँ उसका परिवर्तन करने की इच्छा उनके भीतर अदम्य रूप में विद्यमान रहती है, वो सीधे अपने उस विषय पर प्रहार करते हैं अपने व्यंग्यों के माध्यम से। और इन आपके पाठ्यक्रम में प्रिय विद्यार्थियों, वैष्णव की फिसलन शीर्षक नामक जो निबंध रखा गया है, निबंध की सीमा का उल्लंघन कर कहानी के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए अंततः एक आलोचनात्मक टिप्पणी का रूप धारण कर लेता है उनका ये उपन्यास, उनका ये निबंध, और यही इस निबंध की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार भोला राम का जीव प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर टिप्पणी भी बन जाती है। निर्धारित जो संग्रह है, कहानीनुमा निबंध, राजनीति का बंटवारा हुआ, यह एक समस्या केंद्रित निबंध अकाल उत्सव है उनका। रामचरितमानस की चौथी शती मनाए जाने के अवसर पर कभी समारोह क्यों नहीं शीर्षक लेख आदि बहुत सी रचनाएं अपनी विधागत रचनाएं छोड़कर एक नई विधा का आभास पाठकों को कराती है। और ये एक विशेष बात है परसाई जी में कि वो व्यंग्य जैसी विधा को मुख्य धारा में लाते हैं और फिर स्वयं उस विधा में बंद करके ही रचनाएं वो नहीं करते हैं। जब भी उन्हें अपने विषय के अनुसार विषय को विस्तार देने में या अपने व्यंग्य को और अधिक तीखा बनाने में उन्हें सीमाओं का अतिक्रमण करना पड़ता है, तो वो बहुत ही सहूलियत से उस सीमा का अतिक्रमण करते हैं और अपनी बात को बड़ी ही गंभीरता और तर्कसंगत रूप में रखते चले जाते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि साहित्यिक विधाओं की मर्यादा का ही उल्लंघन परसाई जी के रचनाशील व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, अपितु उन्होंने अपने युग की सारी गड़ी सड़ी गली मान्यता और दीमक लगी सभी मर्यादाओं के प्रति सार्थक सार्थक विद्रोह किया है। यह विद्रोह भाव ही उनके व्यक्तित्व की मूल विशेषता रही है, जो उनके अधिकांश रचनाओं में अत्यंत मुखर होकर व्यक्त हुई है। पाठ्यक्रम में निर्धारित निबंध वैष्णव की फिसलन भी, प्रिय विद्यार्थियों, तथ्य का इस बात का प्रमाण है कि वह केवल वैष्णव की फिसलन जैसे निबंध का शीर्षक दे करके और केवल धर्म और समाज की उस विरूपता को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि इन सीमाओं से कहीं परे जा करके वो अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ रखते हैं और इस अपेक्षा के साथ रखते हैं कि इसे पाठक पढ़ करके समाज का हर वो वंचित वर्ग व्यक्ति तक ये बात पहुंचेगी और उसे एक दिशा मिलेगी और इन समस्याओं का समाधान भी उनके माध्यम से होगा। विष्णु भगवान को सूदखोर कहना या कालाबाजारी या नंबर 2 का धंधा करने वालों वाला बताना विरले लोगों का ही काम हो सकता है और ये काम परसाई जी ने बाखूबी किया है। किसी भी स्थिति में अन्याय और कुरीतियों से समझौता न करना परसाई जी के अखंड व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की कालजयता को उजागर करता है। उनकी लड़ाई जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था मूल्यों की रक्षा के लिए रहा है और इन व्यवस्था परक मूल्यों की रक्षा वो जीवन पर्यंत अपने लेखन के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में वो जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक लोक विरोधी तत्वों पर गिन गिन कर प्रहार करते हैं। उनको एक एक करके पाठकों के सामने लाते हैं, समाज के सामने लाते हैं और उन पर तीखा व्यंग अनवरत करते रहते हैं। इस प्रकार वो भारत की बहुसंख्यक बदहाल जनता के पक्ष में संघर्ष करने वाले अप्रतिम योद्धा सिद्ध होते हैं। अप्रतिम व्यंग्यकार लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को उजागर करने में एक समर्थ व्यंग्य निबंध है, जिसे आपके पाठ्यक्रम में प्रिय विद्यार्थियों रखा गया है। तो परसाई जी का जो निबंध है, निबंध लिखने की जो शैली है और जो उसकी अपनी मौलिकता है, वह पूर्व के अन्य व्यंग्यकारों से बहुत अलग है, बहुत मौलिक है और यही मौलिकता उनको एक विशिष्ट स्थान व्यंग्यकारों के क्षेत्र में पहुंचाती है, उनको निर्धारित करती है, बनाती है। यदि हम उनके निबंधों में जो रचना शिल्पता है उस पर प्रकाश डालें, तो हम देखते हैं कि उनके निबंधों को पढ़ते हुए या उनकी बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी करने के बाद हमें उनकी जो रचना पद्धति है या प्रकृति में एक नयापन जो उनके निबंधों में दिखाई देता है, वो दृष्टिगत होता है। यहाँ निबंध के विशेषकर व्यंग्य निबंधकार के रचना शिल्प पर यदि हम विचार करें, तो बहुत ही नयापन हमें दिखाई देगा। नएपन की ओर उनके निबंध हमें संकेत देते हुए दिखाई देते हैं। निबंध के शाब्दिक अर्थ का संबंध है, वह एक बंधी हुई अत्यंत सुगठित रचना का संकेतक है। निह विशेष यानी बधा हुआ, बधी हुई एक व्यवस्था अर्थात विशेष रूप से बधी हुई सुगठित रचना को हम निबंध कहते हैं। लेकिन निबंध रचना की जो निर्धारित सीमा है, उसका त्याग करके परसाई जी इसे कहानी के क्षेत्र में प्रवेश करा ले जाते हैं और ये एक व्यंग्यकार के रूप में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वैष्णव की फिसलन में चरित्र विधान और संवाद योजना के कारण कहानी का गुण इस निबंध में स्वाभाविक रूप से आ गया है। निबंध के संबंध में जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है प्रिय विद्यार्थियों, वह है उसकी भाषा का। निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंधकार विषय के विवेचन और विश्लेषण के में पूर्ण स्वतंत्रता लेता है, पूर्ण स्वतंत्रता की छूट ले सकता है, लेकिन इस निबंध के आरंभ में ही हम देखते हैं कि खंडित और अधूरे वाक्यों, कर्ता और क्रिया संबंधी नियमों की अवहेलना करते हुए भाषा संबंधी सभी सीमा को परसाई जी ने तोड़ दिया है। वो व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हैं, वो शब्दों की बनी बनाई व्यवस्था पर नहीं चलते हैं, वह जरा भी अपनी बात को कहने में संकोच या मुरव्वत नहीं करते हैं। बेबाक कहना उनकी अपनी कला है, पहचान है। तो वो उनके जो व्यंग्य हैं वो अपने इन गुणों के नाते उन्हें एक विशिष्ट व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हम देखते हैं कि
निबंध के शाब्दिक अर्थ या उसका शिल्पगत भाषागत मान्यताओं की सीमा को लांघते हुए परसाई जी हमेशा अपने निबंधों में हमें खड़े दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान विषयनिष्ठ निबंधकार का गुण दिखाई देता है। साथ ही साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान व्यक्तिनिष्ठ और ललित निबंधकार से पर्याप्त भिन्नता उनमें मिलती दिखाई देती है। भिन्नता के बावजूद भी हिंदी के जातीय गद्य या खड़ी बोली की संपूर्ण क्षमता, ऊर्जा और जुझारूपन या प्रसंगानुकूल शब्दों का खुला चयन करने की जो कला है, वो परसाई जी के निबंधों में हमें दिखाई देती है। इसे हम भाषा शैली की अलग-अलग विशेषताओं के विशेषण, विवेचन या विश्लेषण के रूप में आसानी से समझ सकते हैं। हम अगर उनकी शैली की बात करें परसाई जी की, तो शैली पर विचार करने के लिए हमें सबसे पहले उनमें जो भाव प्रधानता है, विचार प्रधानता या व्यक्तिनिष्ठ और विषयनिष्ठ जैसी निबंध की कोटियाँ हैं, उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है, जिसे परसाई जी ने बाखूबी अपने निबंधों में छोड़ा है। इसके साथ ही निबंध के लिए प्रचलित जो भावात्मक या वर्णनात्मक या विवेचनात्मक शैली है, जैसे शैलीगत सीमाओं के बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त करने की जो चेष्टा होती है, वो हमें उनके निबंधों में दिखाई देती है। परसाई के निबंधों को अगर किसी शैली के अंतर्गत समाविष्ट करने का हम प्रयास करते हैं, तो उसे व्यंग्यात्मक शैली माना जा सकता है और वर्णन, विवरण, भावावेश, व्याख्या तीनों से वह अपने को बचाते हैं। कभी भी वह अत्यधिक भावावेश में नहीं आते हैं, अधिक व्याख्या करने की प्रतिबद्ध नहीं दिखते हैं या वर्णन या विवरण के झंझट में नहीं पड़ते हैं, बल्कि वह इन सबसे ऊपर उठ करके वह अपनी बात को कहते हैं। उदाहरण के लिए निबंध की आरंभिक पंक्तियां अगर हम देखें वैष्णव की फिसलन निबंध की, तो वैष्णव करोड़पति हैं। वो लिखते हैं कि वैष्णव करोड़पति हैं और भगवान विष्णु का मंदिर है, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज लेते हैं, टूटे-फूटे अधूरे वाक्यों के माध्यम से कहीं कर्ता गायब है, तो कहीं क्रिया गायब है, तो कहीं कर्म गायब है। आगे इसी इकाई के रूप में जब हम उनका एक और निबंध देखते हैं, जीने की कला पर विचार डालते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा जी ने अधूरापन नहीं मिलेगा, लेकिन परसाई जी की शैली का अधूरापन ही उनकी व्यंग्यात्मक शैली की प्रमुख शक्ति बन जाती है। एक तरफ हम जीने की कला निबंध में महादेवी वर्मा जी के निबंध को बहुत ही सटीक, व्यवस्थित और व्याकरणनिष्ठ पाते हैं, लेकिन वहीं पर हम जब परसाई जी के निबंधों को देखते हैं, तो टूटी-फूटी शैली में क्रिया और विशेषण का ध्यान न देते हुए अपने अटपटे शब्दों में छोटे-छोटे वाक्यों के माध्यम से कितना प्रखर और प्रबल वो प्रहार व्यंग्य के रूप में करते हैं, जो उन्हें एक विशिष्ट व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित करता है। परसाई जी की जो व्यंग्यात्मक शैली है प्रिय विद्यार्थियों, वो उनकी निजी विशेषता है और इसके पूर्व के किसी भी व्यंग्यकार में आप वो शैली नहीं देखेंगे और यही मौलिकता उन्हें विशिष्टता प्रदान करती है। जो कबीर से कहीं न कहीं अधिक मिलती-जुलती लगेगी, वह कबीर की भांति अपने व्यंग्य वाक्यों का प्रयोग विनोद के लिए नहीं करते हैं, वरन शत्रु को तिलमिला देने के लिए करते हैं। ये भी एक खास बात है उनके निबंधों की। शत्रु भाव से किए जाने वाले व्यंग्यों में वह प्रायः निर्ममता का परिचय देते हैं, लेकिन ऐसी सधी हुई शैली के लिए व्यंग्य का पात्र तिलमिलाकर भी चू या हाय न कह सके, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। परसाई जी के निबंधों का गहन अध्ययन करने के लिए जब हम देखते हैं, तो उनके निबंधों में सारा आक्रोश तथाकथित विष्णु भक्त व्यवसायियों पर ही है। लेकिन यहाँ आक्रोश विष्णु को आधार बनाने के कारण परोक्ष हो गया है, वह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, लेकिन परसाई जी ने शत्रु भाव से व्यंग्य प्रहार के साथ ही मित्र भाव से भी व्यंग्य किया है। साधारण शोषित पीड़ित जनता भी अपनी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण उनके व्यंग्य का लक्ष्य बन जाती है और समाज की यही अज्ञानता, अंधविश्वास या कहिए रूढ़िवादिता उन्हें तीखे व्यंग्य के लिए मजबूर भी करती है। लेकिन ऐसे प्रसंगों से वे पूरी सहानुभूति के साथ मित्र भाव से व्यंग्य करते हैं। इस प्रकार परसाई की जो व्यंग्य शैली है,
वो अन्यान्य विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि उनके प्रयोग में शत्रु और मित्र के बीच फ़र्क को हमेशा ध्यान में रखा गया है। इस शैली के प्रयोग से उनके व्यंग्यों की जो उद्देश्यपूर्णता है, तीखी और सार्थकता बन गई है। इस संग्रह के अपने कबीर समारोह क्यों नहीं शीर्षक निबंध में भी हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से दलितों को भी अपनी अधोगति का कारण बताते हुए लिखा है कि मैंने रामकथा और रामलीला में स्वयं शूद्रों को अपनी पीड़ा के प्रसंग पर हमें हरे नमा करके गदगद होते हुए देखा है। जिम्मेदारी हमारी है, हमने शूद्रों को दबाया है, उसे शिक्षा और संस्कृति से वंचित करके आज भी उसे मध्य युग की हालत में रखा है। क्यों? इस निबंध में हम देखते हैं कि दलितों की समस्या के समाधान के लिए उन्हें सरकारी प्रयास की अपर्याप्तता पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि मगर याद रहे जगजीवन राम को उमाशंकर दीक्षित के साथ एक डिनर दिलाने से कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। वैष्णव की फिसलन निबंध में वही व्यवसायियों के काले कारनामों को उजागर करते हैं और गांधी के साथ ही सोमरस या सामवेद, श्री कृष्ण लीला, प्रकृत पुरुषादि से आदि के पौराणिक प्रसंगों के अवसरवादी प्रयोग की सीमाओं को रेखांकित करते हैं। इस प्रकार व्यंग्य प्रसंगों के लिए वे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही पद्धतियों का सहारा लेते हैं। ये नहीं है कि किसी एक बधी हुई परिपाटी के माध्यम से वो अपने व्यंग्य को करके आगे निकल जाते हों, अपितु अपनी बात को कहने के लिए उन्हें जो भी रास्ता चयन करना पड़ता है, उस रास्ते का वो चयन करते हैं और अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ व्यक्त करते हैं। ये उनकी एक अद्वितीय शैली है परसाई जी की। इस प्रकार हम देखते हैं कि परसाई जी द्वारा जो प्रयुक्त व्यंग्य है, उसके जो प्रमुख तेवर है, वो बहुत ही विचारणीय हैं। पुनः दोहरा देना हमें लगता है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा कि परसाई को बड़ा व्यंग्यकार इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने व्यंग्य को एक नई पहचान दी है। उन्होंने सार्थक व्यंग्य की रचना नहीं की है, वरन हमें वह विवेक भी दिया है कि कैसे हम व्यंग्य को पढ़कर समाज की उस विरूपता को पहचानने की समझ अपने भीतर विकसित करें। हमें वो दृष्टि कैसे मिल सके जिससे हम समस्याओं को देख सकें, उनके जिम्मेदार लोगों को पहचान सकें और कहीं न कहीं उसके समाधान के लिए हम स्वयं सक्षम हो सके। ये हमेशा वो अपने व्यंग्यों में करते हैं और यही है कि वो केवल व्यंग्य लिखने का दायित्व ही अपना इति के रूप में नहीं देखते हैं, अपितु जो कुछ वो लिखते हैं उसे समाज को एक नई दिशा मिले, पाठकों को उससे पढ़कर एक प्रेरणा मिले, इसकी भावना उनके निबंधों में निहित भावना से हमेशा दृष्टिगत होती है, दृष्टिगोचर होती है। व्यंग्य के नाम पर प्रचलित फुहरता से सार्थकता और स्वस्थ व्यंग्य को अलग करने की एक समझ भी परसाई जी के निबंध हमें देते हैं। उन्होंने हास्य विनोद की सीमाओं में बंधे व्यंग्य को मुक्त करके उसे एक महान और गंभीर सामाजिक लक्ष्य के साथ जोड़ दिया है। अवसर के अनुकूल व्यंग्य के जितने भी तेवर होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी का सहारा परसाई जी ने सावधानी पूर्वक लिया है अपने निबंधों में। कभी वे अपने व्यंग्य बाणों से प्रतिपक्षी की धज्जियां उड़ा देते हैं, तो कभी केवल चिकोटी काट कर रह जाते हैं, कभी रस लेते हुए उनके ढोंग और कपट को उघाड़ते हैं, तो कभी माखौल उड़ाकर रह जाते हैं। इस प्रक्रिया में वह कहीं भी उद्दंडता या अभद्रता का परिचय नहीं देते हैं, अपितु सामाजिक परिवर्तन के महान उद्देश्य से प्रेरित होने के कारण उन्होंने व्यंग्य की अंतर्वस्तु के साथ ही उसके शिल्प को भी अधिक समृद्ध करने का प्रयास किया है। वह एक बड़े व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। परसाई जी के जो व्यंग्य हैं, उनकी जो मौलिकता है और बात कहने की जो शैली है और जो कभी भी नियमों की परवाह न करते हुए अपनी बात को बेबाकी के साथ रखने की जो इच्छा है, अदम्य भावना है रचनाकार की, वो परसाई जी को एक विशिष्ट रचनाकार के रूप में हमारे सामने स्थापित करती है। यदि हम उनके भाषा पर विचार करें, उनके निबंधों में निहित भाषा पर, तो हम देखते हैं कि रचना शिल्पता पर विचार करते हुए आरंभ में ही निबंध की जो परंपरागत भाषा है, परसाई की भाषा के अंतर की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। परसाई जी भाषा की किसी सीमा में नहीं बंधते हैं,
वस्तुतः विचार और चिंतन की अभिव्यक्ति के दबाव के कारण वह गद्य भाषा का उद्भव और विकास हुआ और साहित्यिक विधा के रूप में सबसे पहले हमारे सामने निबंध ही अस्तित्व में आता है। निबंधों के माध्यम से वे अपनी विचारधारा और अपने चिंतन को कुशलतापूर्वक व्यक्त करते हैं। अतः गद्य की विधा के रूप में जब हम बात करते हैं निबंधों की, तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से गद्य और निबंध का गहरा संबंध आरंभ से ही हमें दिखाई देता है। निबंध के लिए व्याकरण सम्मत भाषा का होना आवश्यक है। साथ ही साथ सुव्यवस्थित गद्य की आवश्यकता पहले से ही हमें महसूस होती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। लेकिन परसाई जी ने निबंध की भाषा की दृष्टि से भी अपनी अलग पहचान बनाई है। वह इस बात से इनकार करते हैं कि भाषा पर बहुत अधिक ध्यान देने से या व्याकरणिक विसंगतियों को दूर करने के चिंतन से हमारे जो व्यंग की धार है वो प्रभावित होती है। हमें उसमें बद्ध करके व्यंग नहीं करना है, अपितु हमें अपनी बात को कहने के लिए हमें एक भाषा चाहिए और उस भाषा में हमसे जिस रूप में भी हमारा व्यंग व्यक्त हो सके वो करने का प्रयास करना चाहिए। उनके व्यंग्यकार व्यक्तित्व का जो अक्खड़पन है उनकी भाषा में भी हमें दृष्टिगत होती है। इसके साथ ही भाषा की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों की परख भी उन्हें बहुत बारीकी से थी। भाषा के तत्सम तद्भव और देशज स्वरूप के चक्कर में वह कभी नहीं उलझते हुए दिखाई देते हैं। व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित भाषा का आग्रह भी उनकी रचनाओं में बिल्कुल नहीं मिलता है। ये नहीं है कि वह जो लिखेंगे वो संस्कृत निष्ठ होगा या भाषा निष्ठ होगा या बहुत व्यवस्थित और सटीक होगा। इसकी परवाह परसाई जी नहीं करते हैं और ये परवाह ना करना ही कहीं ना कहीं जो एक गति होनी चाहिए उनकी भाषा में, उनके लिखने में, वो सब कुछ उनके निबंधों में आसानी से आ जाता है। इसके साथ ही भाषा की लक्षणा व्यंजना शक्तियों की परख भी उन्हें भाषा की पारखी सिद्धि करती है। व्याकरण सम्मत पर निश्चित भाषा का आग्रह भी उनकी रचनाओं में हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। बोलचाल के व्याकरणिक रूप में ही उन्होंने अपना आदर्श रूप बनाया है और हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रसंग और अवसर के अनुकूल अद्भुत प्रयोग किया है। जो प्रस्तुत निबंध है आपका प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम इस विषय में देखें तो विषय के दबाव के कारण वह सूदखोरी, कर्ज, वल्दियत, मुनीम जैसे उर्दू शब्दों के साथ ब्लैक, बाथरूम, लॉन्ड्रिंग, लॉन, टेरेस, गार्डन, मुनीम जैसे उर्दू शब्दों के साथ एग्जीक्यूटिव अफसर, नॉनवेज और स्टॉकिस्ट, बार, कैमरे, बेरा आदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ वैष्णव, आशीर्वाद, धर्म संकट, शाकाहार, धर्मात्मा, नतमस्तक, साष्टांग, शुद्ध आत्मा, सोमरस, कृष्णावतार, चीर हरण आदि संस्कृत निष्ठ शब्दों का खुलकर वह प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से निबंधकार की जो व्यापक दृष्टिकोण है उससे हम परिचित होते हैं। लेकिन इस निबंध की भाषा की जो वास्तविक क्षमता है वह नेतार्थों, विपरीत लक्षण, सांकेतिकता आदि द्वारा प्रकट हुई है। इन्हीं के माध्यम से व्यंग्यकार ने अपने लक्ष्य को कुशलतापूर्वक ध्वनित कराया है। इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं परसाई जी के निबंधों का ही, जिसमें वे इस बात को व्यक्त करते हैं कि कैसे परसाई जी लिखते हैं कि बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। कितना तीखा व्यंग्य है। कर्ज लेने वाले आते हैं तो भगवान मुनीम हो जाते हैं। सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं। वैष्णव की शुद्ध विशुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्णा अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, उनका चीरहरण किया था। इन वाक्यों, वाक्यांशों और पदों से जो निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ ध्वनित होता है वह व्यंग्य कौशल में अत्यधिक वृद्धि करता है। अतः शिल्प, संरचना या शैली और भाषा दोनों ही दृष्टियों से यह निबंध उनका अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। और इस निबंध की का जो शीर्षक उन्होंने रखा है परसाई जी ने, वो इसकी सार्थकता को सिद्ध करता है। और यदि इस निबंध के
शीर्षक पर ध्यान देते हैं, तो किसी भी निबंध का जो शीर्षक होता है, वो अति महत्वपूर्ण पहलू होता है, बहुत बड़ा घटक होता है, चरित्र विशेष स्थिति से जुड़ा होता है। लेकिन निबंध का शीर्षक जो प्रायः उसकी विषय वस्तु से जुड़ा होता है, वैष्णव की फिसलन। जहाँ एक ओर निबंध की अंतर्वस्तु को संकेत की तरफ संकेत करता है, वहीं दूसरी ओर उसके प्रतिपाद्य को भी व्यंजित करता है। इसमें प्रयुक्त फिसलन शब्द लगातार वैष्णव धर्म के नष्ट होने की या फिसलने की ओर इशारा करता है, एक-एक सीढ़ी नीचे गिरते जाने की ओर संकेत करता है, निरंतर पतित होते जाने का भाव लिए हुए होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह सूदखोरी के कपटपूर्ण व्यवसाय से कालाबाजारी की ओर किस प्रकार अग्रसर होता है, इसे इंगित करता है। अकूत काला धन इकट्ठा हो जाने से चिंतित होकर वह उसे सफ़ेद या नंबर 1 का बनाने के लिए होटल व्यवसाय का सहारा लेता है। इस व्यवसाय में होटल में ठहरने वाले कमरों को किराया दे लेना, खान-पान पर होने वाले खर्च का बाकायदे हिसाब-किताब रखना, यहाँ काला धन या नंबर 2 के धन के लिए अवकाश कम हो जाता है। होटल में शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था से ठहरने वाले लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए उसे कई कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो होटल व्यवसाय को अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया में उसे मांसाहार की अधिक व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए शराब की व्यवस्था ज़रूरी हो जाती है और आगे बढ़ने पर होटल के कैबरे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। होटल मालिक को अपने व्यवसाय को और अधिक चमकाने के लिए नारी व्यवसाय के स्तर तक गिरने का दृश्य इसमें दिखाया गया है, जो अपने आप में काला धंधा या नंबर 2 का धंधा है। नंबर 2 के धंधे पर उतरना पड़ता है, यही वैष्णव की फिसलन है। यहाँ शीर्षक निबंध की अंतर्वस्तु और प्रतिपाद्य को पूरी तरह से रेखांकित करने की कोशिश की है रचनाकार ने। शीर्षक में व्यंग्यात्मकता का समावेश होने के कारण वह पूर्ण रूप से सार्थक बन जाता है और यही व्यंग्यकार की या निबंधकार की बहुत बड़ी विशेषता है। प्रतिपाद्य पर यदि हम देखें तो निबंध की अंतर्वस्तु और उसके शीर्षक की सार्थकता के परिचय के माध्यम से व्यंग्यकार ने निबंध के प्रतिपाद्य के संबंध में अब तक पर्याप्त संकेत हमें प्रदान किए हैं। प्रतिपाद्य से अभिप्राय यह है कि परसाई जी ने इसमें क्या प्रतिपादित करना या बताना चाहा है, उसे क्या बताना चाहा है, अतः प्रतिपाद्य के अंतर्गत आग्रह अनुरोध भी किया जा सकता है। लेखक ने प्रतिपाद्य के रूप में समाज को इस ओर चिंतन करने के लिए बाध्य किया है, जगाने का प्रयास किया है कि वह समाज की बुराइयों का प्रतिकार करे, प्रतिरोध करे, उसका विरोध करे और समाज को उज्ज्वलता की ओर ले चले, समाज को एक सही दिशा की ओर ले चले और इनका निबंध निश्चित रूप से इस सार्थकता को प्राप्त करता है। परसाई ने अपने संपूर्ण साहित्य के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया है। ये परसाई जी के निबंधों की एक खास बात है, एक प्रमुख विशेषता है और इनके निबंधों में लक्ष्य व्यवसायों में पनपने वाले भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का अनवरत आह्वान किया गया है। धर्म की आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार में व्याप्त समाज के प्रति वो घातक है, इस ओर संकेत किया गया है। वास्तविकता का उद्घाटन समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, एक महत्वपूर्ण चरण है। इस वास्तविकता का उद्घाटन करने का प्रयास व्यंग्यकार ने किया है। धर्म या भक्ति भावना अपने आप में कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं होती है, उसकी अच्छाई और बुराई उसके सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करता है। अतः जब धर्म सामाजिक भ्रष्टाचार के लिए ओट बन जाए, उसे बढ़ावा देने लगे तो वह निश्चय ही त्याज्य हो जाता है। व्यावसायिक भ्रष्टाचार के इस रूप को उन्होंने उद्घाटित किया है और व्यावसायिक भ्रष्टाचार के साथ ही धर्म विषयक जो संदेश दिया है लेखक ने, वह भी विचारणीय है। उसके माध्यम से निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा मिलेगी और इनके संपूर्ण व्यंग्य में, वैष्णव की फिसलन के इस व्यंग्यात्मक निबंध में हम देखते हैं कि परसाई जी एक जिम्मेदार लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं और वो समाज में धर्म की आड़ में होने वाले विभिन्न तरह के पापात्मक गतिविधियों की ओर लगातार संकेत करते हैं और न केवल उनका संकेत करते हैं, बहुत बारीकी से उन पर तीखा प्रहार करते हैं और एक आक्रोश पाठक के सामने समाज के भीतर एक चिंतन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, ताकि इस तरह की जो विकृतियाँ हमारे समाज में विद्यमान, उनका समाधान हो सके
और उनका उनका समाधान करने से ही समाज को एक नई दिशा मिल सकती है, समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो प्रसाई जी के निबंधों में हम देखते हैं कि समाज को एक दिशा देने का प्रयास लगातार किया जाता है। समाज की उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीएच डीएलए 138 के इस पाठ्यक्रम में हमने देखा कि व्यंग्य विधा हिंदी साहित्य की एक उच्चकोटि की विधा है, जिसमें परसाई जी का एक विशिष्ट स्थान है। तो आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसी क्रम में हम आगे के अ, व्याख्यान में निबंध और आत्मकथा, डायरी इत्यादि विधाओं पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।